बिल्कुल, सबसे पहले कोविड-19 के उन ममालिक की बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा इस वक्त तादाद हो रही है और मुसलसल बढ़ती जा रही है। हर 24 घंटे के बाद नए फिगर सामने आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर तबाही इस कदर है कि यहां पर 80,000 के पार मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है और इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो आंकड़ा हमारे सामने डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट मीटर्स से हमारे पास है, वो 2,87,300 के पार जा पहुंचा है। कोरोना के मुतासरीन की जो तादाद है वो भी करीबन 50,000 अब पहुंचने वाली है, क्योंकि 42,000 या 42,000 माफ कीजिएगा 42,55,000 के पार इस वक्त ये तादाद पहुंच चुकी है। जो ओवरऑल इस वक्त 210-211 कंट्रीज की सिचुएशन बनी हुई है, वहां पर केसेस में कोई कमी फिलहाल देखी नहीं जा रही है। अमेरिका के अंदर जहां का जिक्र मैंने किया, 80,000 के पार मरने वालों की तादाद यहां पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ वो कंट्रीज जिनमें स्पेन, यूके, रशिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी और साथ ही साथ अब ब्राजील का नंबर भी उस लिस्ट में आ गया है, जहां पर 10,000 के पार उन लोगों की फिगर्स पहुंच चुकी है जो इस वक्त इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। स्पेन के अंदर 26,744, इसी तरीके से रशिया के अंदर इस वक्त 2,000 से यहां कम जरूर है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान यहां पर मुतासरीन की तादाद जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ी है। यूके के अंदर वहां पर भी 32,000 के ऊपर मरने वालों की तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है। फ्रांस, जहां पर शुरुआती दौर में जरूर यह आंकड़ा काफी तेजी के साथ गया था, रैपिड इंक्रीज हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही अब इसमें कहीं ना कहीं टैली में जरूर कमी हो रही है और मुतासरीन की तादाद एक तरफ जहां बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद थोड़ा सा आंकड़ा जरूर थमा है। फिलहाल इस वक्त फ्रांस के अंदर भी 26,600 के पार मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है। जर्मनी के अंदर भी 7,500 के पार तादाद पहुंच चुकी है इस वक्त डेथ्स की। ब्राजील, जहां पर जो मैंने पहले बताया, वो कंट्री जहां पर बहुत कम केसेस थे और माना यह जा रहा था कि इस कंट्री के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, एरिया वाइज भी काफ़ी कम है, शायद यहां पर वायरस से बचा जा सकता है। जो वायरस से बची हुई कंट्रीज थी उनमें से ब्राज़ील को भी माना जा रहा, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर यहां भी तबाही मची है और इस वक्त तादाद जो है वो भी ब्राज़ील के अंदर सिर्फ 7,000 के पार जा पहुंची है, मरने वालों की तादाद है। वहीं इन सभी ममालिक के अंदर भारत का नाम भी शामिल है और इस वक्त यहाँ की अगर बात करें तमाम रियासतों की या यूनियन टेरिटरीज की, जो इस वक्त तादाद हमारे सामने आ रही है, सरकार की तरफ से थोड़ी देर बाद जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो जारी किए जाएंगे, लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स को अगर देखें तो 70,000 के पार इस वक्त आंकड़ा पहुंचा है और 2300 से ज्यादा अमवात मुल्क के अंदर हो चुकी हैं। एक एक करके बाद में आपको स्टेट वाइज भी बताएंगे क्या कुछ सिचुएशन है। कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़े हमारे सामने कल शाम तक आए हैं वो भी आपके सामने रखें, लेकिन मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी 2300 के पार जो इस वक्त अमवात का सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है और 70,000 के पार मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है। और लॉकडाउन का जो इस वक्त सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था उसका आज 52वां दिन है, तीसरा मरहला अपने लास्ट फेज में दाखिल हो चुका है। चलिए, ये तो अमवात के हवाले से बात थी। अब ज़रा फटाफट से आपको पहले कल की खबर की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि कल बाद सपहर जो था वो वज़ीर-ए-आज़म का इजलास मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें सभी रियासतों और मरकज़ी मामलत वाली रियासतों यानी यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या वज़राए आला की मुलाकात टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुई थी। और उस मुलाकात के दौरान और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस लाए गए थे, उसमें सबसे बड़ा मसला जो था वो कि आइंदा हिकमत अमली अब क्या कुछ होगी। और कल हमने देखा कि जहाँ पिछली 4 नशस्तें इससे पहले हुई थी, कल 5वीं नशस्त थी और उन 4 नशस्तों में महदूद अंदाज में चंद वज़राए आला बोलते थे या वज़राए आला के नुमाइंदे जो थे वो वहाँ पर बोलते थे। लेकिन कल की मीटिंग में एक बड़ा चेंज जो था, चूँकि 5वीं मीटिंग ये थी और इसमें सभी वज़ीर आला जो है यानी जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना अपना व्यू पॉइंट जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से रखा और अपनी बात जो है वो कही है। और ये जो बातें कही गई है, इसके बीच जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सभी वज़राए आला से कहा है कि वो ब्लूप्रिंट बनाए। अगर लॉकडाउन को हम ख़त्म करते हैं, अगर लॉकडाउन को हटाते हैं, तो उनके पास ब्लूप्रिंट क्या है कि किस तरीके से यहाँ पर इस कोविड-19 को रोका जा सकता है और ये ज़्यादा फैले ना, अमवात की शरह बढ़े ना, उनके पास क्या कुछ प्लान है एक। और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि उस फीडबैक को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपना नया प्लान एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश जो है वो करेंगे। इस तरीके की बातें जो है वो आ रही है। हमारे साथ रहमत कलीम ज्वाइन करेंगे ताकि उनके साथ हम मज़ीद गुफ्तगू जो है इस बात पर बात कर सके। रहमत,
इससे पहले 4 निशस्तें हुई थी, कल 5वीं निशस्त थी और 5वीं निशस्त के दौरान भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब जो थे वो लगातार सुन रहे थे और कुछ मकामात पर उन्होंने रिएक्ट भी किया। अगर कुछ वज़ीर आला की बात करें जिनमें ममता बनर्जी सरफहरिस्त है, उन्होंने मरकज़ पर ज़बरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि आप तो फैसला सुनाते हैं, हमसे मशवरा ही कब करते हैं। लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो कल 3-4-5 घंटे की मीटिंग हुई है उसमें अभी तक क्या कुछ ज़राए से आपके पास खबर है? जी देखिए, बिल्कुल कल की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही। 6.25 घंटे तक ये मीटिंग चले, 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक की ये मीटिंग चली और तमाम वज़रा आला को सुनने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी पीएम मोदी तमाम वज़रा को सुनने में नाकाम रहे, चूँकि वक्त कुछ ज़्यादा ही होगा। इसीलिए जो वज़रा आला बच गए हैं उन्हें कहा गया है कि बाज़ाब्ता 15 तारीख तक के अपनी राय वो सेंटर को भेज दें ताकि उनको समझा जा सके कि उनकी क्या राय है। खैर, इस मीटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि अब 3rd लॉकडाउन के बाद क्या 4th लॉकडाउन में जाना सही होगा। कुछ वज़रा आला की तरफ से कहा गया कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लॉकडाउन ही एक ऐसा वाहिद रास्ता है जिससे हमने अब तक के जो कुर्बानियां दी हैं, जो अब तक के कोरोना पर काबू पाया हुआ है, उसको बचाए रखने में और अपनी कुर्बानियों को बचाए रखने में सबसे वाहिद रास्ता यही है लॉकडाउन। खासतौर से महाराष्ट्र के सीएम ने उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। पंजाब की सीएम, मगरबी बंगाल, बिहार के सीएम, इन तमाम का मानना है, तेलंगाना के सीएम का भी मानना है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर जो तादाद कहेंगे करीब 30 वज़रा आला थे मीटिंग में, उनमें से ज़्यादातर का ये मानना था कि हमने बेशतर चीज़ें खोल दी हैं। 3rd लॉकडाउन के बाद हम पावर प्रोडक्शन प्लांट भी शुरू ही करने जा रहे हैं, ट्रेन की सर्विस चल रही है, फ्लाइट की सर्विस पे बात ही हो रही है और मजदूर अपने काम पर लौट चुके हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, और दुकानें वगैरह खुल रही। जब सारी चीज़ें हम खोल चुके हैं तो फिर ऐसे में लॉकडाउन का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में जो एक इशारा मिल गया कि जहाँ जिस स्टेट में ज़्यादा कोरोना के मरीज़ हैं या जो रेड जोन इलाका है, जो ऑरेंज जोन इलाका है, उन तमाम इलाकों में रिस्ट्रिक्शन के लिए बाकायदा तौर पर एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए कि वहाँ ग्रीन जोन वाले को जाने ना दिया जाए और इस तरह से एक तस्वीर बने ताकि काम भी चले, इकोनॉमिक गतिविधियाँ भी, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ें। इक़्तिसादी सूरत हाल हिंदुस्तान की जो है उसको देखते हुए ये फैसला भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में एक रास्ता ये था कि हम लॉकडाउन रखें, लेकिन लॉकडाउन बाज़ाब्ता तौर होता है, साबका लॉकडाउन की तरह ना रखें और इसमें कुछ छूट मिले। चूँकि हमने देखा कि पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि किस तरह से होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन। रहमत ये बताइएगा रहमत कि 15 मई डेडलाइन दे दी है वज़ीर आज़म साहब ने सभी रियासतों को कि आप तहरीरन अपना ब्लूप्रिंट लाइए। तो क्या ये एक्सपेक्ट करें कि 15 मई की शाम को या 16 तारीख को वज़ीर आज़म के दफ्तर से या वज़ीर आज़म खुद सामने आकर ये बताएंगे कि अब आगे होगा क्या, 4.0 शुरू होगा या 3.0 पर इख्तिताम के साथ अब सारी जिम्मेदारी रियासतों पर होगी? जी देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी की तरफ से या सेंटर की तरफ से जो टाइम, जो वक्त दिया गया है, जो 15 तारीख तय की गई है, 15 तारीख में टाइम नहीं तय किया गया। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि 15 तारीख को अगर शाम में भेजते हैं किसी सीएम की तरफ से तो फिर क्या होगा। इसलिए यह माना जा सकता है कि 15 तारीख को पूरे दिन इंतजार किया जाएगा तमाम वज़रा आला की तरफ से। जब उनकी तरफ से ब्लूप्रिंट आ जाएंगे फिर उसका तज्जिया किया जाएगा, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सेंटर की तरफ से एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, एक खाका बनाया जाएगा। उसके बाद 16 तारीख की सुबह हो या सुबह 16 तारीख की शाम हो या फिर 17 को, 15 के बाद ही, 15 को तो मुमकिन नहीं है चूंकि तमाम सीएमओ की तरफ से जो भेजे जाएंगे, जो तजावीज़ भेजे जाएंगे, जो ब्लूप्रिंट भेजे जाएंगे, उसका एनालिसिस करना होगा, तज्जिया करना होगा। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुल्की पैमाने पर जो एक खाका बनाना होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए 15 तारीख को मुमकिन नहीं है। अलबत्ता 16 तारीख को गुंजाइश है कि 16 तारीख की सुबह पीएम मोदी अब कौम से खिताब करें या फिर 16 की शाम। तो ऐसे में 15 के बाद मुमकिन है कोई नया बड़ा फैसला आ जाए। ये भी बताइएगा फटाफट, ये भी रहमत बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त है जो हमारे नाजरीन भी इस वक्त जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आपने भी कहा कि लॉकडाउन में चंद तरमीमों के साथ ऑर्डर्स हर दिन इजरा जो हो रहे हैं, तो क्या ये मरकजी हुकूमत की तरफ से ऑनरेबल एग्जिट होगा इस बहरानी कैफियत से कि अब स्टेट अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें? क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद वज़ीर आज़म पर हुआ, मरकजी हुकूमत पर हुआ, कांग्रेस की तरफ से कि देखिए जब आपने लॉकडाउन का इन्फोर्स किया आपके पास कोई प्लान नहीं था, आज जब आप बाहर आ रहे हैं तो विदाउट प्लान दोबारा आ रहे हैं और स्टेट्स पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
जी देखिए, बिल्कुल एक तो अपोजिशन की जानिब से आउटडोर हमने देखा किस तरह से बार बार तबसरे किया जा रहा है कि सुपर फास्ट जो है ना फैसले लिए गए, 4 घंटे के अंदर में लॉकडाउन का फैसला लिया गया और उसके बाद से फिर 24 घंटे के अंदर में ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया। तो फैसले बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन रोड मैप बाज़ाब्ता तौर पर तैयार करने में वक्त लग रहा है। हमने कल देखा कि किस तरह से IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग का जो मसला शुरू हुआ था, 4 बजे जो टाइमिंग थी, उसके बाद रेलवे की तरफ से डाटा अपलोड करने का काम शुरू हुआ। तो तैयारियां लेट होती हैं और काम फैसला पहले हो जाता है। तो इसीलिए बार बार पहले भी सवाल उठाया जाता रहा है, सरकार के पर वो सवाल उठते रहे। और कल की मीटिंग में खास तौर से जो मगरबी बंगाल की CM है, जिसके हवाले से आपने बताया कि ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि हमसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता, फैसले आ जाते हैं, फैसले थोप दिए जाते हैं रियासतों पे। ये एक सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि कल केरल के CM ने कहा मीटिंग में कि अब सूरत हाल ये है कि इसमें अब आपको रियासतों को भी इख्तियार देना चाहिए कि वो फैसला करें कि लॉकडाउन को अपने रियासत में किस सतह पर रखना है, क्या ट्रांसपोर्ट को किस सतह पे जारी रखने हैं, किस तरह से आपको अपने सरगर्मियों को बढ़ाना है, किस तरह से अपनी गतिविधियों को बढ़ाना है। इसका इख्तियार अब स्टेट को दिया जाना चाहिए। एक मजबूत पॉइंट था और इस पर कैबिनेट की तरफ से जो वजीर दाखिला थे मीटिंग में, वजीर सेहत थे, PM मोदी थे, वजीर दिफा थे, इन तमाम ने गौर किया। और एक पॉइंट ये भी है कि लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाएगा, चौथे लॉकडाउन की तरफ जाने का इशारा मिल रहा है, उसमें यह हो सकता है कि रियासतों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं बमुकाबले सेंटर के। सेंटर अब सपोर्ट करने के मूड में आ रही है रियासती सरकार को, और रियासती सरकार को अब फ्रंट लाइन पे आना होगा। तो ये तस्वीर अभी बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में सियासी बयानबाजियां होती रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन इसके लिए कोई वजह होती है, और जो वजह साफ है कि किस तरह से पहले फैसला होता है, फिर बाद में रोड मैप तैयार होता है। 2-3 बार हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में देख लिया। फटाफट से हमें ये भी बताइएगा, चूंकि अब दरमानदा लोगों की बात करेंगे, और दरमानदा लोगों की जब हम बात करते हैं तो लगातार एक बात जो सामने आई थी वो मरकजी हुकूमत की तरफ से जो सुपरफास्ट फैसला जिसे आप कह रहे हैं श्रमिक ट्रेन चलाने का था, और उसके साथ साथ फिर कहा गया था कि स्पेशल पैसेंजर व्हीकल्स भी जो हैं, पैसेंजर ट्रेन भी जो हैं वो चलेंगी, जिसमें 1200 की कैपेसिटी थी, अब उसको 1700 कर दिया, यानी उस कैपेसिटी को दोबारा बढ़ा दिया गया है। तो लेकिन कल से जो हम देख रहे हैं ये श्रमिक ट्रेन जो हैं यहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलें हैं। जो आपने कहा कि कल वेबसाइट वाला मामला आपने भी अपडेट किया था कि किस तरीके की सूरत हाल है, आज क्या कुछ सिचुएशन है और रेलवे कितना कमर कस चुका है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, अब 2 तरह की ट्रेनों की बात है। एक तो श्रमिक ट्रेन का हवाला दें, एक नॉर्मल जो स्पेशल ट्रेन आज शाम से चलने वाली। श्रमिक ट्रेन की बात करें तो अब तक के रेलवे की तरफ से या फिर मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया है उसमें बताया गया कि 513 ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें, मजदूरों फंसे हुए दरमानदा लोगों को लाने के लिए, अपने घरों को लाने के लिए 513 ट्रेनें अब तक के चलाई गई हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनें अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच चुकी हैं। करीब 100 से ज़्यादा ट्रेनें अभी भी रास्ते में हैं जो आज शाम या कल तक अपने मंजिल तक पहुँचेगी। ऐसे में रोज़ाना 100 ट्रेनों को चलाने की बात रेलवे की तरफ से की गई है, लेकिन लूप होल्स, जहाँ पे कमियां हैं, जहाँ पे खामियां हैं, वो उसका गवाह मैं खुद हूँ। मैंने खुद उसको जांचने की कोशिश की है कि क्या ये सच है। बार बार सवालात उठ रहे थे कि नोडल ऑफिसर का फ़ोन नहीं लग रहा है, जो कंट्रोल रूम का जो नंबर दिया गया हुआ, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, वहाँ बिजी बताया जा रहा है। मजदूर लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? थाने में जाए तो वहाँ पर कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, नोडल ऑफिसर का नंबर नहीं मिलता, तो फिर वो जाए तो जाएगा। हम पिछले 2 दिनों से बार बार ट्राई कर रहे थे। बिहार भवन में कम से कम 1 दर्जन नंबर, तरह तरह से नंबर जो दिए हुए थे, 4-5 ऑफिशियल नंबर था, उसके अलावा कुछ और नंबर थे, नोडल ऑफिसर के भी 2 नंबर थे। मैंने सबको 2 दिनों के अंदर मुसलसल ट्राई किया है, एक बार भी कहीं घंटी नहीं बजी है। ऐसे में आम तबका, आम मजदूर तबका फंसा हुआ आदमी क्या करेगा? हमने देखा कि यूपी भवन के बाहर, बिहार भवन के बाहर इसीलिए मजबूर होकर ये लोग पहुंचे थे और प्रोटेस्ट भी किया, इंतजामिया से अपील की कि हमें मदद की जाए। लोग श्रमिक ट्रेन से जाएंगे तो जाएंगे कैसे? जो सिस्टम होना चाहिए था, जो आम लोगों को, कॉमन लोगों को, जो परेशान हाल लोगों हैं उन तक पहुंचने का, कि उनको कितनी आसानी से आप श्रमिक ट्रेन तक पहुंचाएं, ये सिस्टम में हो, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड जीरो पर देखते हैं ना, जो लगातार सोशल डिस्टेंसेस की बात कही जा रही है, फिजिकल डिस्टेंस की बात कही जा रही है, और जो 10 तरह के गाइडलाइंस कल भी इजरा किए गए हैं मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से कि जिन लोगों ने अब रेल के जरिए से सफ़र करना है, 90 मिनट पहले वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, उनका फ्लू टेस्ट होगा, फिर उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त होगी, और जिनके पास कंफर्म ई टिकट होगा उसी को आगे जाने की इजाज़त होगी। तो ये जो डू एंड डोंट्स की लंबी फहरिस्त आई है,
क्या आपको लगता है कि ग्राउंड जीरो पर ये सब कुछ मुमकिन है? क्योंकि कल जब पहला ही दिन था, चाहे श्रमिक ट्रेन थी या लोकल पैसेंजर व्हीकल चलाने की बात थी, हजारों की तादाद में लोग तो सड़क पर थे, न तो कोई डिस्टेंस दिखी और ना ही उन गाइडलाइंस को किसी ने फॉलो किया। जी बिल्कुल, देखिए ज़मीनी सतह पे सूरत हाल हमने उस वक्त भी देखी थी जब शराब के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर आया था, दुकानें खुल गई थी। फिर हमने देखा था किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। इसी तरह से रेलवे के तरह जब श्रमिक मजदूरों को ले जाने की बात शुरू हुई तब भी हमने देखा है और अब भी देख रहे हैं कि रोज़ाना जब हज़ारों की तादाद में लोग पैदल चल रहे होते हैं उस वक्त कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है और जब फंस के कहीं पर थका के बैठते हैं उस वक्त कितना ख्याल रखा जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग को क्या है, हम आम तबके तक, कमज़ोर तबके तक, परेशान तबके तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। यही वजह कि हमने बार बार इसका मजाक उड़ता हुआ देखा है, चाहे वो शराब की दुकान हो या रेलवे के स्टेशन हो। अब जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, शाम से पहली ट्रेन रवाना होनी है, आज 8 ट्रेन जाएगी, करीब 54,000 टिकट बुक हुए हैं और सबसे अजीब बात यह है कि 10 से 20 मिनट के अंदर भी सारी टिकटें बुक हो गई। एक हफ्ते के लिए टिकट बुकिंग हुई, तो अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि एक हफ्ते तक इंतजार करने के अलावा कि अब अगली ट्रेन के लिए अब एक हफ्ते बाद मौका मिलेगा। ट्रेन में टिकट कम थी, 54,000 के आसपास टिकट थी, इसलिए सारी टिकट बुक हो गई। अब आज शाम में जब पहली ट्रेन जाएगी या आएगी दिल्ली के लिए, कल दिल्ली वापस पहुंचेगी, हावड़ा वगैरह से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से दिल्ली वापस भी आएगी, तो वहां पर देखने वाली बात होगी कि जाते वक्त और आते वक्त क्या सूरत हाल रहती है, फिर रियासती सतह पर क्या कुछ उनके साथ सलूक किया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि रियासत के बिहाफ पे आपके स्टेट में जो सूरत हाल है, जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से आपको टैकल किया जाएगा। तो अगर यहाँ से कोई बंदा बिहार जाता है तो बिहार में क्या कुछ तैयारियाँ हैं ये अपने आप में है, झारखंड में क्या कुछ तैयारियाँ, ये अब जब ट्रेन निकलना शुरू हो जाएगी या फिर 90 से 100 मिनट पहले जब हम ट्रेन की रेलवे स्टेशन पर देखेंगे, नई दिल्ली का जो नज़ारा देखने को मिलेगा, नई दिल्ली का रेलवे का, वहां पर बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।